वन शॉर्ट वीडियो में एक नया चैप्टर हम लोग क्लास 12th के लिए पढ़ने वाले हैं। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी है और इसमें क्या क्या चीजें की जाती हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें आज यहाँ पर कंप्लीट होने वाली हैं इस चैप्टर में। कंट्रोलिंग को पढ़ने से पहले आप ये थोड़ा सा अपने शब्दों में ये समझिए कि नियंत्रण होता क्या है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं नियंत्रण के माध्यम से पता चलता है कि विचलन कितना है और विचलन का कारण क्या था। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए वन शॉर्ट वीडियो लेकर के। बेटा इस वन शॉर्ट वीडियो में एक नया चैप्टर हम लोग क्लास 12th के लिए पढ़ने वाले हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज कौन सा चैप्टर हमने पढ़ना है। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग, जो कि लास्ट फंक्शन है प्रबंध का या मैनेजमेंट का। नियंत्रण आखिरी अंतिम फंक्शन या कार्य होता है किसका? प्रबंध का। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी है और इसमें क्या क्या चीजें की जाती हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो बच्चों आज जो चीजें हमने कवर करनी है इस पूरे के पूरे चैप्टर में वो क्या है? पहले तो हम जानेंगे कि नियंत्रण का अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे कि नियंत्रण को परिभाषित कैसे कर सकते हैं। फिर हम लोग नियंत्रण की प्रकृति यानी उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे और नियंत्रण का महत्व यानी इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग फंक्शंस का वो भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद नियोजन और नियंत्रण में क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है दोनों के मध्य में। नियोजन जो कि पहला कार्य है प्रबंध का और नियंत्रण जो कि अंतिम कार्य है प्रबंध का, उन दोनों के मध्य में संबंध को भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज यहाँ पर कंप्लीट होने वाली हैं इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। नियंत्रण और कंट्रोलिंग को पढ़ने से पहले आप ये थोड़ा सा अपने शब्दों में ये समझिए कि नियंत्रण होता क्या है, कंट्रोलिंग कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा नियंत्रण जो है वो अंतिम, हम कहते हैं ना अंतिम जो कार्य होता है, कार्य है प्रबंध का। ठीक है, प्रबंध का ये जो आखिरी कार्य है वो है नियंत्रण। ठीक, अब देखो बेटा मैं अगर कुछ पॉइंट्स में अगर आपको बताऊं, कुछ पॉइंट्स लिखते हुए कि नियंत्रण को कैसे हम पॉइंट्स में समझ सकते हैं, तो पहला जो पॉइंट आता है नियंत्रण का, नियंत्रण में क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं मानक को निर्धारित किया जाता है। मानक निर्धारित किया जाता है। मानक का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड, मतलब क्या कार्य हमें करना है। पहले तो हमें ये पता लगाना होता है, जो मानक है जो स्टैंडर्ड है वो पता लगाना भी नियंत्रण के अंदर आता है। मानक निर्धारित किए जाते हैं और फिर वास्तविक निष्पादन जो होता है, ठीक है, वास्तविक निष्पादन जो है उससे मानक की तुलना की जाती है। ठीक है, वास्तविक निष्पादन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इस वास्तविक निष्पादन से मानक की तुलना करते हैं नियंत्रण में। ठीक, वास्तविक निष्पादन यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस से मानक की तुलना की जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि मानक से वास्तविक निष्पादन की तुलना की जाती है। ठीक, इसको हम लोग उल्टा लिख देते हैं यहां पर। ठीक, वास्तविक निष्पादन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मानक से जो भी स्टैंडर्ड तय किए गए थे, जो भी स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए थे, उससे मानक, जो भी मानक है उससे वास्तविक निष्पादन, वास्तविक निष्पादन
की तुलना की जाती है। ठीक है, तुलना की जाती है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ और पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ। ये पॉइंट्स क्या हैं? इन पॉइंट के आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर तुम लोग थोड़ा नियंत्रण को समझ पाओगे आसानी से कि नियंत्रण या कंट्रोलिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं, या एक प्रबंधक नियंत्रण में क्या क्या कार्य करता है। तो यहाँ पर मानक निर्धारित होने के बाद, वास्तविक निष्पादन ज्ञात करने के बाद, मानक और वास्तविक निष्पादन जब तुलना की जाती है तो उसमें क्या हो सकता है? या तो कार्य और मानक जो है वो मानक के आधार पर कार्य कर लिए गए हों, या फिर विचलन प्राप्त किया जाता है। विचलन का मतलब अंतर, विचलन ज्ञात किया जाता है। यदि विचलन बहुत ज्यादा है, अंतर बहुत ज्यादा है, तब तो ये समस्या का बात होगा। ठीक है, यानी विचलन अगर एक सीमा से ज्यादा है तो विचलन के कारणों का पता लगाया जाता है, विचलन विश्लेषण किया जाता है कि क्यों विचलन हुआ। ठीक है, उसके बाद सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है, जिससे फर्दर आगे जो है विचलन ना हो, आगे जो है अंतर ना हो। ठीक है, सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है और प्रतिपुष्टि ज्ञात की जाती है आगे के नियोजन के लिए, यानी प्लानिंग का कहीं ना कहीं आधार होता है नियंत्रण कार्य। कहीं ना कहीं ये सुधारात्मक जितने भी तरीके होते हैं, कंट्रोलिंग के माध्यम से ही सुधारात्मक तरीके प्राप्त होते हैं, और ये फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि के माध्यम से आगे के नियोजन के लिए एक तरह से आधार का कार्य करते हैं। यानी इन्हीं सुधारात्मक कार्रवाइयों को आगे नियोजन करते समय, प्लानिंग करते समय ध्यान में रखा जाएगा और मानक उसी के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे जो कि विचलन को कम करें, यानी विचलन ज्यादा ना हो, मानक प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से कार्यों को नियोजित किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं नियंत्रण के माध्यम से आगे का नियोजन करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स आप लोगों को आगे विस्तार से पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही ये चीजें समझ लें कि नियंत्रण जो है उसमें किस प्रकार से नियोजन में सहायता मिलती है, या फिर नियंत्रण में एक प्रबंधक क्या क्या कार्य करता है। तो नियंत्रण एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से निष्पादन जो है वो सही तरीके से किया जा सकता है कर्मचारियों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं टारगेट बना दिए जाते हैं, लक्ष्य बना दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है हर एक कार्य के लिए, और फिर वास्तविक कार्य उस प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी ज्ञात किया जाता है। वास्तविक निष्पादन का जो भी परिणाम है वो प्राप्त किया जाता है। फिर वास्तविक निष्पादन को जो भी प्रमाप या जो मानक बनाए गए थे उनसे उनकी तुलना की जाती है नियंत्रण कार्य के द्वारा, और तुलना करने के बाद यदि पता चलता है कि कोई विचलन, कोई अंतर है, यानी मानक जो है वो प्राप्त नहीं किया गया, वास्तविक निष्पादन मानक से कम हुआ, और कितना कम हुआ, यदि ज्यादा कम हुआ, ये विचलन ज्यादा आ रहा है, तो फिर क्या कारण हुआ उस विचलन का, उस विचलन के कारण को जान करके उसका विश्लेषण करना और सुधारात्मक कार्यवाही करना, ताकि आगे जो भी विचलन हो वो ना हो। ठीक है, और इस प्रकार से फिर से नियोजन फिर से तैयार करना, फिर से मानक निर्धारित करना, ताकि आगे आने वाले कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर प्राप्त ना हो सके। तो नियंत्रण एक प्रकार से कार्य निष्पादन को सही तरीके से करने की क्रिया है और उद्देश्य, लक्ष्य और मानक को प्राप्त करने का एक प्रयास है। ठीक है, अब आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। नियंत्रण को वास्तविक कार्य निष्पादन के नियोजित कार्य निष्पादन के साथ तुलना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, वास्तविक कार्य, जो कार्य वर्कर एम्प्लॉय कर रहे हैं, जितना उन्होंने किया है, और जो नियोजित
जो प्लान्ड कार्य था, ठीक है, जो नियोजित कार्य निष्पादन था, उसके साथ तुलना करने का जो कार्य है वही नियंत्रण है। ठीक है, यदि कोई अंतर होता है, अंतर का मतलब विचलन होता है, तब ऐसे अंतर के कारणों का पता भी नियंत्रण के माध्यम से लगाया जाता है और उन कारणों को समाप्त करने के लिए सुधारात्मक मापक या कार्य करना, ताकि भविष्य में यानी आगे किसी भी प्रकार का वास्तविक और नियोजित कार्य निष्पादन के बीच मिलान हो सके, कोई अंतर ना हो, इसके लिए ये सारी चीजें की जाती हैं, नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो हम इस चीजों को समझने के बाद, थोड़ा बहुत अर्थ जानने के बाद, अब इसको कैसे लिखेंगे, परिभाषाओं के माध्यम से नियंत्रण को परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर टेरी एंड फ्रैंकलिन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इसका निर्धारण करना नियंत्रण है। यानी नियंत्रण से पता चलता है कि क्या कार्य कैसे किया जा रहा है, या वास्तविक निष्पादन क्या है, कितना कार्य किया गया, कितना कार्य हो गया है। ठीक है, इसका पता कहीं ना कहीं नियंत्रण के माध्यम से ही होता है, अर्थात कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक मापकों को लागू करना, ताकि कार्य निष्पादन योजनाओं के अनुसार हो सके, यही नियंत्रण है। तो नियंत्रण एक ऐसा कार्य है प्रबंधक का या प्रबंधन का, जिसमें कार्य निष्पादन सही प्रकार से हो सके, इसके लिए आश्वासन मिलता है, और जो नियोजित मापक हैं वो पूरे हो सके, ये नियंत्रण के माध्यम से संभव होता है। यदि विचलन है, अंतर हो रहा है, मापक और निष्पादन में बहुत अंतर है, तो सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, अंतरों का कारण पता लगाया जाता है और उनको दूर करने के लिए उपाय सुझाए जाते हैं, और फिर से नियोजन बनाया जाता है, नियोजित मापक तैयार किए जाते हैं, जिससे विचलन को रोका जा सके, अंतरों को कम किया जा सके। ये सारे कार्य नियंत्रण के माध्यम से संभव होते हैं। तो नियंत्रण का अर्थ यह जांच करना है कि क्या सब कुछ स्वीकृत योजनाओं, जारी गए अनुदेशों और निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कमियां और गलतियां बताना है कि क्या कमियां हो रही हैं, किस वजह से विचलन हुआ, क्या कारण थे। ये सारी चीजें भी नियंत्रण के माध्यम से ही पता चल पाती हैं, कंट्रोलिंग के द्वारा ही हो पाती हैं। ठीक है, और उन्हें सुधारा जा सके, और फिर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं नियंत्रण, और उनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके, ऐसा कहा है हेनरी फ्योल ने। तो हेनरी फ्योल के माध्यम से नियंत्रण एक ऐसा कार्य है प्रबंध का, जिसमें कहीं ना कहीं सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, ताकि वास्तविक निष्पादन, प्रमापित जो भी निष्पादन बनाए गए हैं उनके अनुसार हो सके। अब बेटा हम लोग जानेंगे कि नियंत्रण की प्रकृति क्या है, नियंत्रण की प्रकृति यानी नियंत्रण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, नियंत्रण होता कैसा है। तो देखो, नियंत्रण एक लक्ष्य आधारित कार्यकलाप है। बेटा जो भी किया जा रहा है, नियंत्रण किया क्यों जा रहा होता है, किसी उद्देश्य, किसी लक्ष्य, किसी गोल को प्राप्त करने के लिए, किसी मापक को प्राप्त करने के लिए। किसी गोल का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि उत्पादन लक्ष्य है 5% की उत्पादन वृद्धि, तो लक्ष्य क्या हो गया, उत्पादन में वृद्धि करना 5%। वास्तविक निष्पादन कितना हुआ, मान लीजिए जैसे 3% ही वृद्धि हो पाई उत्पादन में, तो विचलन कितना हुआ, 2% का। तो विचलन का कारण क्या था, मशीन की खराबी, ये पता चला। तो फिर सुधारात्मक कार्रवाई क्या कर सकते हैं, मशीन को मेंटेन करिए, तैयार करिए, मशीनों को सही से उसकी व्यवस्था करिए, नई मशीनों को क्रय करिए यदि मशीनें पुरानी हो गई हैं तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं नियंत्रण के माध्यम से पता चलता है कि विचलन कितना है और विचलन का कारण क्या था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से नियंत्रण क्या करता है, नियंत्रण किस प्रकार का होता है, नियंत्रण एक लक्ष्य आधारित कार्य होता है। ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करता है। लक्ष्य के बिना या गोल के बिना या टारगेट या मापक के बिना नियंत्रण संभव ही नहीं है। किस चीज का नियंत्रण करेंगे, किस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे यदि लक्ष्य ही ना हो
तो नियंत्रण जो भी कार्य करता है वो किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो ये लक्ष्य आधारित कार्यकलाप है। नियंत्रण कार्यकलाप तय करता है कि प्रत्येक आदमी योजना का पालन करे या योजना के मुताबिक कार्य संपादित हो। जो भी प्लानिंग बनाई गई है, प्लानिंग में जो भी लक्ष्य या उद्देश्य बनाए गए हैं, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक सही तरीके से प्रयास करें और योजना सदैव संगठन के तय लक्ष्यों को हासिल करे। ठीक है, जो भी जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, जो भी प्लानिंग में जो भी मापक बनाए गए हैं, वो मापक, वो प्लानिंग स्टैंडर्ड पूरे हो सके ताकि जो संगठन है वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसका आश्वासन कहीं ना कहीं नियंत्रण कार्य के माध्यम से होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नियंत्रण क्या है? नियंत्रण लक्ष्य आधारित कार्य है जिसमें लक्ष्य की पूर्ति या मापक की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक क्रियाकलाप किया जाता है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए नियंत्रण कार्य करते हैं। दूसरा जो नियंत्रण की प्रकृति है वो है कार्य का नियंत्रण सभी स्तर पर होता है। बेटा, संगठन में आप सब जानते हैं कि 3 स्तर होते हैं, है ना? टॉप, मिडिल और निम्न यानी लोअर। ठीक है, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न यानी पर्यवेक्षण स्तर। हर स्तरों पर क्या करना होगा? नियंत्रण करना होगा। हर स्तर पर नियंत्रण होता है। तो नियंत्रण का जो कार्य है वो सभी स्तर पर होता है। नियंत्रण का कार्य केवल उच्च स्तरों पर बैठे प्रबंधकों का ही नहीं है या उनके ही जिम्मे नहीं होता, बल्कि सभी स्तरों पर आसीन यथा उच्च, मध्य एवं संचालन स्तर पर नियंत्रण कार्य का प्रदर्शन होता है। हर एक विभाग, हर एक, जैसे मान लो उच्च स्तर पर जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च जो भी लोग हैं, वो अपने नियंत्रण स्थापित करते हैं। वो मध्य स्तर पर कार्यों का नियंत्रण करते हैं कि कार्य सही तरीके से प्रबंधक और कर्मचारी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये उच्च स्तर ध्यान में रखता है। उच्च स्तर मानक निर्धारित करता है, मानकों को सही प्रकार से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उच्च स्तर ये ध्यान देता है। मध्य स्तर विभागीय स्तर पर जितने भी विभागीय स्तर हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करता है। अपने विभागों के लिए मानक जो निर्धारित किए गए थे वो सही तरीके से पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जितने भी कार्य दिए गए थे वो सही तरीके से पूर्ण हुए कि नहीं हुए, क्या कोई विचलन हुआ, विचलन अगर हुआ तो उसका कारण क्या था। निम्न स्तर पर तो हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है किसकी? नियंत्रण करने की, क्योंकि निम्न स्तर के जो भी प्रबंधक होते हैं वो कहीं ना कहीं वर्कर, जितने भी कर्मचारी होते हैं, उनके कार्यों का नियंत्रण रखते हैं। उनके कार्यों को देखते हैं कि जो भी उनको लक्ष्य बनाए के दिए गए थे वो सही तरीके से वो पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सही तरीके से कार्य को के घंटे के अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो किस वजह से नहीं कर रहे हैं, विचलन क्यों हो रहे हैं, अंतर कहाँ हो रहा है। तो ये सारा पर्यवेक्षण स्तर पर तो नियंत्रण ज्यादा से ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वर्कर जो होते हैं वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर निम्न स्तर से जुड़े हुए होते हैं और कार्य को संपादित कर रहे होते हैं। तो प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण जहां आगे बढ़ते हुए कार्यों के लिए है, वहीं पीछे मुड़कर भी नजर डालना है। यहाँ पे देखिए बेटा, नियंत्रण की प्रकृति बताई गई है। तीसरी जो विशेषता है या प्रकृति है वो क्या है? नियंत्रण जहां आगे बढ़ते हुए कार्यों के लिए है, वहीं पीछे मुड़कर भी नजर डालना है।
यानी जो नियंत्रण कंट्रोलिंग फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, वो फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग दोनों होता है। आगे की तरफ भी देखा जाता है और पीछे की तरफ भी देखा जाता है। कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो बेटा, पिछली योजनाओं, देखिए, जो कि पिछली योजनाओं के कार्य प्रदर्शन से तालमेल बिठाते हुए मौजूदा कार्यों के वास्तविक प्रदर्शन की तुलना की जाती है। देखो, पहले क्या होता है, कभी भी जब भी नियंत्रण किया जाता है उसमें जो भी प्रमाप है, ठीक है, प्रमाप से क्या किया जाता है, से तुलना की जाती है किसके, वास्तविक निष्पादन की, वास्तविक निष्पादन की, ठीक है। अब जब भी हम लोग तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम जो चीज हो चुकी है, यानी जो परफॉर्मेंस की जा चुकी है, जो कार्य किया जा चुका है, उसका तुलना कर रहे हैं प्रमाप से, यानी टारगेट से। तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या हो रहा है, बैकवर्ड लुकिंग हो रहा है, पीछे की तरफ देखा जा रहा है ना, कहीं ना कहीं पीछे की तरफ देखा जा रहा है। जो काम हो चुका है वो कितना, कैसे, कितना अच्छा हुआ है, क्या क्या उसमें किया जा चुका है, क्या प्रमाप थे, टारगेट थे, उसमें कितना विचलन हुआ, वास्तविक कार्य कितना किया गया, यही सब कुछ तो चेक हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो नियंत्रण है वो क्या है, बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है, पीछे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ देखना नियंत्रण है। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पीछे की तरफ देखा जा रहा है, जो कार्य ऑलरेडी हो चुका है उसकी ही तुलना की जा रही है स्टैंडर्ड टारगेट प्रमाप से, ठीक है। इसके बाद देखो, इसीलिए नियंत्रण का कार्य पीछे की तरफ मुड़कर देखना कहा गया है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नियंत्रण जो है वो आगे की तरफ देखना भी है, तो नियंत्रण को भविष्य की ओर देखना भी कहा जाता है। क्यों भाई, किस लिए कहा जाता है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो बेटा, नियंत्रण में मान लीजिए कि विचलन ज्ञात हुए, विचलन ज्ञात हुआ, ठीक है, मतलब जब प्रमाप से, टारगेट से वास्तविक निष्पादन की तुलना की गई तो कुछ अंतर पाया गया, कुछ विचलन पाया गया। अब इस विचलन के कारण का पता लगाना भी नियंत्रण में शामिल होता है। कारणों का पता लगा करके क्या किया गया, विचलन ज्ञात हुआ, विचलन का विश्लेषण किया गया, कारण का, जो भी कारण थे उसको ज्ञात किए गए कि ये अंतर क्यों हुआ। उसके बाद क्या किया गया, सुधारात्मक कार्यवाही तय की गई। मतलब किन वजहों से विचलन हुआ उसको पता लगाने के बाद विचलन आगे ना हो, इसके लिए क्या सुधार किया जाने की जरूरत है, क्या क्या सुधार करना है, ये भी नियंत्रण ही बताता है। इसी सुधारात्मक कार्यवाहियों के ध्यान में रख करके फिर से क्या किया जाता है, नियोजन किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी कार्य हो रहे हैं नियंत्रण के माध्यम से, वो नियोजन यानी आगे के लिए एक दिशा निर्देश दे रहे हैं। आगे समस्या ना हो, आगे प्रमाप सही तरीके से प्राप्त कर लिए जाएं, इसके लिए नियोजन को दिशा निर्देश देने का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं नियंत्रण के द्वारा हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुधारात्मक उपाय या कार्यवाहियों को आगे नियोजन करते समय अपनाया जाता है, जो कि नियंत्रण के माध्यम से प्राप्त होती हैं। अतः नियंत्रण आगे भी देखना है और पीछे भी देखना है, आगे बढ़ते हुए कार्यों के लिए भी है कि आगे क्या किया जाए, आगे कौन सा कार्य किस तरह से प्रमाप निर्धारित किया जाए या कार्यविधि में क्या चीजें अपनाई जाए जिससे कि विचलन ना हो, अंतर ना हो, ये भी नियंत्रण बताता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नियंत्रण आगे की तरफ देखना भी है, भविष्य की योजना बनाना भी है, भविष्य के लिए नियोजन तैयार करना भी है, वहीं पीछे की तरफ देखना भी है, वास्तविक कार्य जो कि ऑलरेडी हो चुका है उसका प्रमाप से तुलना करके पता लगाना कि विचलन कितना हुआ, अंतर ज्ञात करना, और फिर सुधारात्मक कार्यवाहियां पता लगाना, नियोजन आगे के लिए करना, दोनों ही क्या है, नियंत्रण है, ठीक।
इसके बाद देखो बेटा, नियंत्रण की जो चौथी आपकी प्रकृति है वो है नियंत्रण सतत कार्य है। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया या लगातार चलने वाला कार्य जो है वो नियंत्रण है। नियंत्रण क्या है? कभी ना खत्म होने वाली क्रिया या कार्य है। जब तक संगठन चल रहा है तब तक नियंत्रण की आवश्यकता भी पाई जाती है। तो नियंत्रण कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे महज एक बार में पूरा कर लिया जाए, बल्कि यह सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। संगठन में यह प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहती है। कार्य जब तक किए जा रहे होते हैं उनको नियंत्रित किया जाता रहता है, उनको देखा जाता रहता है, प्रमाप से तुलना की जाती रहती है, जो भी विचलन है उसको ज्ञात किया जाता है। विचलन अगर बहुत ज्यादा है तो उसके कारणों का पता लगाया जाता है। तो यह निरंतर होता रहता है जब तक किसी संगठन में कार्य होते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चा, तो नियंत्रण की प्रकृति को हम लोग जो भी पॉइंट्स पढ़े थे उसको जल्दी जल्दी एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रकृति या विशेषता है कि नियंत्रण एक लक्ष्य आधारित कार्य है। किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए नियंत्रण किया जाता है। लक्ष्य अभिमुखी होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, इसके बाद कार्य का नियंत्रण सभी स्तर पर होता है। जो नियंत्रण कार्य है वो सभी स्तरों के प्रबंधकों का कार्य है। उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर सभी प्रबंधक नियंत्रण कार्य अपने अपने स्तरों पर करते हैं। इसके बाद नियंत्रण जहां आगे की बढ़ते हुए कार्यों के लिए है वहीं पीछे मुड़कर भी देखना है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों फंक्शन नियंत्रण में है। नियंत्रण सतत कार्य है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला कार्य है। ये 4 विशेषताएं थी नियंत्रण की। इसके बाद नियंत्रण की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इसके कुछ महत्व हम लोग देख लेते हैं। पहला महत्व देखिए, संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। बेटा मैंने पहले आपको जो विशेषता बताई नियंत्रण की, वो विशेषता यही थी कि नियंत्रण जो होता है वो लक्ष्य अभिमुख होता है। यानी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं नियंत्रण एक प्रकार से मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो इसी से हम इसके महत्व को देख सकते हैं कि अगर नियंत्रण कार्य सही तरीके से एक प्रबंधक अपने संगठन में करता है तो संगठन के जो उद्देश्य, लक्ष्य, प्रमाप, टारगेट बनाए गए हैं कार्यों से संबंधित, संगठन से संबंधित, वो सही तरीके से पूरा हो पाएंगे। वास्तविक निष्पादन सही तरीके से हो पाएगा यदि नियंत्रण सही तरीके से किया गया तो कहीं ना कहीं उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट जो भी बनाए गए हैं उनको पूरा करने के लिए नियंत्रण सहयोग करता है। जब संगठन में योजनाएं बनाई जाती हैं तो इन्हें संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति निर्देशित किया जाता है और नियंत्रण कार्य यह सुनिश्चित करता है कि संगठन में सभी क्रियाएं योजनाओं के अनुसार हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जो भी वर्कर हैं वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं विचलन तो नहीं हो रहा है। और यदि कोई विचलन या गलती होती है तो क्रियाओं को नियोजन के पथ पर वापस लाने के लिए समय समय पर कार्य किए जाते हैं। यानी सुधारात्मक कार्यवाही भी की जाती है। विचलन के कारणों का पता लगाया जाता है नियंत्रण के माध्यम से, और जब सभी क्रियाएं योजना के अनुसार हो रही होती हैं तब स्वतः ही ये संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति निर्देशित होंगी। यदि नियंत्रण के माध्यम से ही तो ये पता चलेगा कि जो वास्तविक कार्य है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर सही से हो रहा है तो अपने आप ही संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा। तो नियंत्रण अगर ना हो, कहीं ना कहीं हम ये कहें कि यदि प्रमाप से तुलना ना की जाए तो पता कैसे चलेगा कि वास्तविक कार्य सही से हुआ या नहीं हुआ, विचलन हुआ कि नहीं हुआ। और विचलन अगर नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि संगठन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं नियंत्रण का यह महत्व है कि नियंत्रण संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। दूसरा देखिए, प्रमापों की यथार्थता का निरीक्षण करना। बेटा जो प्रमाप बनाए गए हैं, जो टारगेट बनाए गए हैं, कार्यों से संबंधित जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वो प्रमाप कितने रिलेवेंट हैं, कितने यथार्थ हैं, कितने सही हैं, कितने अचूक हैं, कितने सटीक हैं, इसकी जांच भी नियंत्रण करता है। कैसे करता है? मान लीजिए कि हर बार, मान लीजिए कि 10% का 10% उत्पादन वृद्धि का प्रमाप तय किया गया है। ठीक है, अब ये जो 10% उत्पादन वृद्धि का प्रमाप तय किया गया,
ये एक ऐसा प्रमाप है जो कि मान लीजिए कि 6 मंथ के लिए टाइम पीरियड भी दे दिया गया है। 6 मंथ, 6 महीने के अंदर उत्पादन में जितनी वृद्धि करनी है वो वृद्धि 10% हो जानी चाहिए, ये प्रमाप बनाया गया। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद वास्तविक निष्पादन देखा गया कि कितना हुआ है, केवल 5% उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी वास्तविक निष्पादन जो हुआ, वास्तविक निष्पादन वो केवल 5% के उत्पादन में ही वृद्धि हो पाई। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आ रहा है, ये जो 10% का लक्ष्य था, क्या वो प्रमाप सही था, उचित था? कहीं ये बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा आसपास भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि 9.5 या 8 रहा हो या 9 रहा हो उत्पादन वृद्धि का प्रतिशत, 5% रहा, मतलब कह सकते हैं कि जस्ट आधा, केवल आधा जितना टारगेट बनाया गया था, लक्ष्य जो बनाया गया था, उसका केवल आधा ही प्राप्त किया जा सका 6 महीने के अंदर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रमाप जो थे वो बहुत ज्यादा यथार्थ नहीं थे, यानी फिजिबल नहीं थे, मतलब बहुत ऐसे प्रमाप थे जिनको पूरा कर पाना 6 महीने के अंदर संभव ही नहीं था। तो इससे ये तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं प्रमाप जो है वो ज्यादा टारगेट ज्यादा रख लिए गए, जो लक्ष्य थे वो ज्यादा थे, इन लक्ष्यों को 6 महीने के अंदर में पूरा करना संभव नहीं था। तो ये आसानी से देखा जा सकता है। मान लीजिए कि चलिए एक बार में ऐसा हो सकता कि 5% हुआ, आफ्टर 6 मंथ बाद भी यही रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी प्रमाप जो है 10% के थे और उत्पादन का जो लक्ष्य, उत्पादन जो वास्तविक हो रहा है वो केवल 5% हो रहा है 6 महीने के बाद भी, फिर से 6 महीने के बाद भी, यानी बार बार ये जो प्रमाप है ना वो अगर पूरा नहीं हो पा रहा है, प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मतलब प्रमापों में ही कोई कमी है। ठीक है, तो रणनीति नियंत्रण द्वारा हम आसानी से निरीक्षण कर सकते हैं कि क्या तय किए गए जो प्रमाप या लक्ष्य यथार्थ हैं या नहीं है, फिजिबल हैं कि नहीं है, सही हैं कि नहीं है, रिलेवेंट हैं कि नहीं है, क्या इन्हें प्राप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। एक उचित नियंत्रण पद्धति वातावरणीय परिवर्तनों के साथ मिलान करने के लिए समय समय पर प्रमापों को पुनः संशोधित करती रहती है। ठीक है, एक अच्छी नियंत्रण पद्धति के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि वातावरण के घटकों के अनुसार ये 10% का जो उत्पादन का प्रमाप है वो सही नहीं है, न्यायोचित या उचित नहीं है। 10 से घटा के इसको 8% कर देना चाहिए, या वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं तो 6% कर देना चाहिए। तो समय समय पर प्रमापों में भी परिवर्तन संभव होता है नियंत्रण पद्धति के माध्यम से। प्रमाप भी यथार्थ हो पाते हैं या प्रमाप भी उचित तरीके से, सटीक तरीके से तय किए जा सकते हैं नियंत्रण के माध्यम से। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड महत्व हो गया। तीसरा देखिए, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना। बेटा नियंत्रण जो है कहीं ना कहीं ये विचलन जो है उन्हें प्राप्त किया जा सके, विचलन को कम किया जा सके, विचलन ना हो, वास्तविक निष्पादन सही से हो सके, ये नियंत्रण के माध्यम से आश्वस्त होता है या पूरा किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यातायात चिन्हों की तरह नियंत्रण संगठन का मार्गदर्शन करता है और इसे सही पथ पर रखता है। प्रत्येक क्रिया पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार निष्पादित की जाती हैं। परिणाम के स्वरूप संसाधनों का अधिक और प्रभावी ढंग से प्रयोग होता है, क्योंकि सबको पता है, जो भी वर्कर हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी प्रबंधक हैं, जो भी विभाग में लोग काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि नियंत्रण भी संगठन में प्रबंधक करेगा, यानी वास्तविक कार्यों को चेक भी करेगा, तुलना भी करेगा प्रमाप से। तो सभी क्या करेंगे, सभी लोग अपने कार्यों को सही तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि नियंत्रण हो रहा है और इसी नियंत्रण के आधार पर बाद में उनका पारितोषिक या पारिश्रमिक या रेमरेशन या सैलरी तय की जाएगी। तो जितने भी संसाधन है, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वित्तीय संसाधन हो, चाहे कितने कोई भी संसाधन हो, उनका पूर्णतः प्रयोग होगा नियंत्रण के माध्यम से। तो संसाधनों का कुशलतम उपयोग नियंत्रण सुनिश्चित करता है। कर्मचारी अभिप्रेरणा को बढ़ाना भाई, हाँ, जो वास्तविक निष्पादन सही से कर्मचारी अगर समय पर कर रहा है और वास्तविक निष्पादन ज्यादा कर रहा है और प्रति घंटे ज्यादा कार्य उत्पादित कर रहा है, तो ऐसे कर्मचारियों को क्या मिलता है, अभिप्रेरणा मिलेगी, यानी उनको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, ज्यादा सैलरी या वेजेस प्रति दर मिलेगा इकाई।
तो कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा के लिए, कर्मचारी मोटिवेशन के लिए भी कहीं ना कहीं नियंत्रण जो है वो एक अच्छा उपाय सुझाता है। एक प्रभावी नियंत्रण पद्धति अधीनस्थों को कर्मचारियों के लिए मूल्यांकन के प्रमाण और लक्ष्य पहले से ही संप्रेषित करती रहती है। कि आपका भाई नियंत्रण अगर अच्छे से एक प्रबंधक करे तो कर्मचारियों को कहीं ना कहीं संप्रेषित भी कर सकता है नियंत्रण के माध्यम से, कि यदि आपने वास्तविक निष्पादन ज्यादा किया, ठीक है, यानी आपका प्रति इकाई उत्पादन आपने अगर यदि ज्यादा किया तो ये आपके पारितोषिक में कंसिडर किया जाएगा, ये चीज देखी जाएगी। तो ऐसे में कर्मचारी क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं और अच्छा कार्य करने के लिए। तो अच्छी नियंत्रण पद्धति के द्वारा कर्मचारी अभिप्रेरणा भी की जा सकती है। ठीक है, एक अच्छी नियंत्रण पद्धति कर्मचारियों को उनकी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए दिशा निर्देश भी देती रहती है और एक मुक्त संप्रेषण और देखभाल कर्मचारियों को बेहतर निष्पादन करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। व्यवस्था और अनुशासन को सुनिश्चित करना। नियंत्रण क्या है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग करना, अनुशासन का वातावरण बनाना। सभी व्यक्ति वास्तविक जो भी निष्पादन करेंगे वो प्रमापित निष्पादन के साथ करने की कोशिश करेंगे, यानी विचलन को कम करने के लिए उन्हें प्रयास करने होंगे, कार्य करने होंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि व्यवस्था का सिस्टमेटिक वर्किंग ऑपरेशन हो पाएगा। सबको पता है कि प्रमाप क्या है, लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य के अनुसार ही वास्तविक निष्पादन करना है। तो कहीं ना कहीं एक पूर्व निर्धारित व्यवहार वो लोग करेंगे और उस गोल, उस लक्ष्य को, जो भी उनको कार्य दिए गए हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनके प्रयास होंगे, जिससे कि व्यवस्था आएगी, सिस्टमेटिक वर्किंग ऑपरेशन होगा। और इसी के साथ साथ क्या होगा, इसी के साथ साथ अनुशासन वाला वातावरण भी उत्पन्न होगा। सभी कर्मचारियों को पता है कि उन्हें 8 घंटे यदि कार्य करना है तो 8 घंटे वो कार्य करेंगे। ठीक है, नियंत्रण संगठन में व्यवस्था और अनुशासन के वातावरण का सृजन करता है। प्रभावी नियंत्रण पद्धति अधीनस्थों पर नजर रखती है और यह निश्चित करती है कि वे अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन करते रहें। तेज नियंत्रण कर्मचारियों के धोखे और बेईमानी का निरीक्षण भी कर सकता है। कौन लापरवाही कर रहा है, कौन कर्मचारी कार्यों के घंटे के दौरान इधर उधर घूम रहा है या कार्य सही से नहीं किया है, ये सारी चीजें भी नियंत्रण के माध्यम से वास्तविक निष्पादन को जब चेक करता है एक प्रबंधक तो पता लगा सकता है। तो अनुशासन का वातावरण जो है वो नियंत्रण के माध्यम से स्थापित किया जाता है। इसके बाद देखिए बेटा, कार्य में समन्वय लाना, कोऑर्डिनेशन जो है, कार्यों के बीच में समन्वय लाना, अच्छे ढंग से विभागों के मध्यों में पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करवा पाना, ये सब नियंत्रण के माध्यम से संभव हो पाता है। तो कहीं ना कहीं नियंत्रण जो है वो कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय को भी बढ़ाता है या समन्वय भी लाता है। कैसे? नियंत्रण साधन और परिणाम के बीच संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। साधन और परिणाम, ठीक है, मतलब जो रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं और जो रिसोर्सेज का यूज करके जो रिजल्ट लाना है, उनके बीच में कहीं ना कहीं नियंत्रण के माध्यम से संतुलन या बैलेंस स्थापित किया जाता है। नियंत्रण यह निश्चित करता है कि उचित निर्देशन किया गया है और विभिन्न घटकों को उचित रूप से रखा गया है। सभी विभागों को पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। देखो, सब विभागों को, जितने भी विभाग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं या जो भी डिपार्टमेंट में कार्य हैं, सबको पता है कि प्रमाप क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, मानक क्या है, टारगेट क्या है। तो सभी विभाग अपने अपने मानकों, अपने अपने लक्ष्य, अपने अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए सारे के सारे कार्य कर रहे हैं। तो विभागों के मध्य और विभागों में जो भी कार्य हैं उनके मध्य प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नियंत्रण के माध्यम से हो पाता है। ठीक है, सभी विभागों को पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है जो एक दूसरे से अच्छे ढंग से समन्वित होते हैं। नियंत्रण निर्देश की एकात्मकता प्रदान करता है। ठीक है, देखो भाई, हम सब जान रहे हैं कि निर्देश की एकात्मकता का क्या मतलब होता है। वन हेड वन प्लान, एक योजना और एक प्लान। ठीक है, एक इकाई और एक योजना, इसे भी कहते हैं एक इकाई। वन हेड वन प्लान, वन यूनिट वन प्लान। ठीक है, एक योजना एक इकाई।
ये होता है क्या, आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत, सॉरी निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत। ठीक है, तो निर्देश की एकात्मकता ये जो निर्देश की एकात्मकता है वो विभागों में देखी जाती है, विभाग में देखी जाती है, विभाग में पाई जाती है ना। एक विभाग का एक हेड होता है और एक विभाग में एक जैसी क्रियाएं की जाती हैं, जिसको एक दिशा निर्देश दिया जाता है हेड के द्वारा, एक प्रबंधक के द्वारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो क्या है कि विभाग अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, ये तभी संभव होगा जब उनको नियंत्रित किया जाएगा, प्रमाप निर्धारित होंगे और प्रमापों से वास्तविक निष्पादन की तुलना की जाएगी, तब विभाग अच्छा कार्य करेंगे। और प्रत्येक विभाग भी एक दूसरे से क्या करेंगे, उनको जरूरत पड़ती है एक विभाग को दूसरे विभाग की, तो कहीं ना कहीं दोनों विभागों के बीच में तालमेल बैठाने का कार्य नियंत्रण के माध्यम से होता है। लक्ष्य, अगर विभाग अपने अपने लक्ष्य पूरा कर पा रहे हैं, विचलन नहीं हो पा रहा है, सही से कार्य हो पा रहा है, तो विभाग भी एक दूसरे के प्रति क्या करेंगे, तालमेल समन्वय स्थापित करेंगे नियंत्रण के माध्यम से। हम सभी विभागों के कार्यों को नियंत्रण से पता लगा सकते हैं कि सभी विभाग अपने लक्ष्यों को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ कौन सा विभाग जो है लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया और किस वजह से नहीं कर पाया, ये नियंत्रण के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। तो विभागों के मध्य तालमेल बैठाना थोड़ा आसान हो जाता है नियंत्रण की वजह से। ठीक है, अब बेटा ये जो एक टॉपिक है हमने पढ़ लिया महत्व सारे, एक टॉपिक है इसमें, वो टॉपिक है नियोजन और नियंत्रण के बीच में संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनकर के आते हैं सभी बोर्ड्स में, कि नियंत्रण और नियोजन में क्या संबंध होता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। हम सब जानते हैं कि जो नियोजन है वो किसी भी प्रबंध का पहला कार्य होता है, प्राथमिक कार्य होता है, और जो नियंत्रण है वो किसी भी संगठन का या प्रबंध का अंतिम कार्य होता है, लास्ट फंक्शन होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो उसको कुछ पॉइंट्स में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए, नियोजन और नियंत्रण प्रबंध के अविभाज्य समरूप हैं। प्रबंध के नियोजन और नियंत्रण कार्य आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। दोनों कार्यों के बीच संबंध की व्याख्या इन पॉइंट्स पर की जा सकती है। प्रकृति और अवधारणा, प्रकृति और अवधारणा मतलब नेचर और कॉन्सेप्ट्स, पहले इनको समझ लेते हैं। नियोजन प्रत्येक उपक्रम का मूलभूत प्राथमिक बेसिक कार्य है। किसी भी संगठन में नियोजन तो होता ही होता है और सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि नियोजन में हम निश्चित करते हैं कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, इसे कब किया जाना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है, कब, कौन, कैसे, कहाँ करेगा, ये सब नियोजन बताता है। तो नियोजन जहां हम आज खड़े हैं और जहां हम कल पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच के अंतर को पाटता है, इस गैप को फिल करता है। ठीक है, अब नियंत्रण की बात करें कि नियंत्रण क्या है। नियंत्रण का अर्थ होता है यह निरीक्षण करना कि प्रत्येक कार्य योजना के अनुसार है और यदि कोई विचलन है तो उस विचलन को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करना, ये नियंत्रण है। यानी नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि जो योजना, जो नियोजन कार्य ने जो बनाया है, उस योजना के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है यानी विचलन हो रहा है, तो विचलन के कारण को ज्ञात करके सुधारात्मक कार्रवाई करना, ये नियंत्रण सुनिश्चित करता है। तो कहीं ना कहीं फिर से एक प्रकार से नियंत्रण के माध्यम से नियोजन की रूपरेखा तैयार की जाती है, और कहीं ना कहीं जो नियोजन है वो नियंत्रण को प्रमाप देता है, जिससे तुलना की जाएगी। तो नियंत्रण का अर्थ यह है कि स्पष्ट करना है कि नियंत्रण कार्य योजनाओं के सही और सामयिक क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, जो भी नियोजन के द्वारा लक्ष्य और कार्य निर्धारित किए गए हैं, वो कार्य और लक्ष्य योजनाएं सही तरीके से पूर्ण हो सके, ये आश्वस्त करने का कार्य नियंत्रण का है। ठीक है,
तो प्रकृति और अवधारणा के आधार पर हमने देखा कि कहीं न कहीं दोनों के अर्थों में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। इसके बाद देखो बेटा, नियोजन और नियंत्रण। अब संबंध की हम बात कर रहे हैं तो हमें संबंध बताना पड़ेगा, इन दोनों के मध्य क्या संबंध होता है। तो यहां पर देखो, नियोजन और नियंत्रण परस्पर आश्रित और परस्पर संबंधित हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं ये दोनों फंक्शन? नियोजन और नियंत्रण कार्यों का हमेशा सह अस्तित्व होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं ये दोनों, या उन्हें एक साथ विद्यमान रहना पड़ता है, क्योंकि एक कार्य दूसरे पर निर्भर करता है। नियंत्रण कार्य वास्तविक कार्य निष्पादन की नियोजित कार्य निष्पादन के साथ तुलना करता है। देखिए नियंत्रण का कार्य क्या है, नियंत्रण का कार्य क्या है, यहां पर देखो बच्चा, यहां पर हमने दिखाने की कोशिश की है कि वास्तविक कार्य निष्पादन की नियोजित कार्य निष्पादन के साथ तुलना करना क्या है, नियंत्रण है। नियंत्रण क्या है, वास्तविक कार्य की नियोजित कार्य के साथ तुलना करना है। तो नियोजित कार्य कौन प्रदान करेगा, नियोजित कार्य कौन प्रदान करेगा, नियोजित कार्य कि क्या कार्य करना है, नियोजित कार्य नियोजन के माध्यम से, नियोजन यानी प्लानिंग, नियोजन कार्य प्रदान करेगा। प्लानिंग करोगे तभी ना पता लगा पाओगे कि क्या करना है, क्या लक्ष्य है। तो जो प्रमाप है वो प्रमाप कौन प्रदान करता है, नियोजन प्रदान करता है। प्लानिंग फंक्शन से प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं और इसी प्रमाप से तुलना की जाती है वास्तविक कार्य की नियंत्रण में। ठीक है, तो यहां देखो, और यदि कोई नियोजित कार्य निष्पादन नहीं होता तब प्रबंधक यह जानने के योग्य नहीं होगा कि क्या वास्तविक कार्य निष्पादन सही है या नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि नियोजित कार्य ना होते या प्रमाप ना होते तो नियंत्रण हम कैसे कर पाते, कैसे पता चल पाता एक प्रबंधक को कि जो कर्मचारियों ने वास्तविक कार्य किया है वो सही किया कि नहीं किया। इतने घंटे इतने कार्यों का देने के बाद, इतने लोगों को लगाने के बाद इतना कार्य निष्पादन सही था कि नहीं था। तो कहीं ना कहीं नियोजित कार्य जो है वो नियोजन के माध्यम से ही बनाए जाते हैं, या प्रमाप जो होते हैं, जो मानक होते हैं, वो नियोजन द्वारा ही किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर नियोजन कार्य ना होता तो नियंत्रण कैसे कर पाते, नियंत्रण के लिए प्रमाप कहां से आ पाते, कैसे पता हो पाता कि वास्तविक कार्य सही है कि नहीं है। तो तुलना के लिए आधार या निरीक्षण के लिए एक गज लंबी छड़ी नियंत्रण कार्य को नियोजित द्वारा ही की जा सकती है। यानी जो प्रमाप हैं वो तो केवल नियोजन कार्य ही देगा नियंत्रण के लिए। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी तरफ, नियोजन कार्य भी नियंत्रण कार्य पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे निर्भर करता है ये जरा देख लेते हैं कि नियोजन कार्य भी नियंत्रण कार्य पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे योजनाएं केवल कागजों पर नहीं बनाई जाती परंतु इन्हें संगठन में लागू और इनका अनुसरण भी करना पड़ता है। नियंत्रण कार्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति सख्ती से योजनाओं का अनुसरण करे और नियंत्रण कार्य में निरंतर निरीक्षण और जांच प्रत्येक व्यक्ति द्वारा योजनाओं के अनुसरण को संभव बनाती हैं। तो सिर्फ देखो, कागज पर चीजें अगर बन करके लिख दी गई तो उसका कोई मतलब नहीं है, उस नियोजन का कोई मतलब नहीं है जब तक वो नियोजन वास्तविक रूप से इम्प्लीमेंट ना किया जाए, लागू ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं नियंत्रण के माध्यम से ही तो वास्तविक कार्य किए जाते हैं और पता लगाया जा सकता है कि जो नियोजन बनाए गए थे, जो नियोजित कार्य थे, वो सही थे कि नहीं थे, नियोजन सही तरीके से किया गया था कि नहीं किया गया था, प्रमाप सही थे कि नहीं थे। तो
इसका पता लगाया भी जाता है नियंत्रण के माध्यम से। यानी नियोजित कार्यों को क्रियान्वित करने का जो कार्य है और वास्तविक जो भी निष्पादन है उनकी तुलना प्रमापों से करके प्रमाप की यथार्थता का जांचने का जो कार्य है वो नियंत्रण कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नियोजन जो है वो भी नियंत्रण पर आश्रित है। ठीक है, इसी के अलावा एक और पॉइंट तुम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि नियंत्रण के माध्यम से यदि पता चलता है कि जो वास्तविक निष्पादन है, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो सही से पूरा नहीं हो पा रहा है, विचलन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रमाप निर्धारित किए गए थे नियोजन के द्वारा वो सही नहीं होंगे, तो प्रमापों में फिर से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो नियंत्रण के माध्यम से फिर से पुनः नियोजन के लिए एक प्रकार का आधार प्राप्त हो पाता है। तो दोनों ही कार्य एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से आश्रित है, एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे के पूरक है। अब यहां पर देखिए, नियोजन तथा नियंत्रण दोनों पीछे की ओर देखने के साथ साथ आगे की ओर देखना भी है। बेटा बोथ फंक्शन यानी दोनों फंक्शन, चाहे नियंत्रण हो चाहे नियोजन हो, इन दोनों फंक्शन, इन दोनों कार्यों में आगे की तरफ भी देखा जाता है, भविष्य के लिए भी देखा जाता है और पीछे की तरफ भी। जैसा आप सब जानते हैं कि नियोजन क्या है, भविष्य की ओर देखना है, आगे की ओर देखना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, क्या लक्ष्य होंगे, ये सारी चीजें हम लोग भविष्य के लिए करते हैं नियोजन में। तो नियोजन एक तरह से भविष्य की रूपरेखा बनाना है, यानी आगे की तरफ देखना है। अब हम बात करते हैं कि नियोजन पीछे की तरफ कैसे देखना है। तो कहीं ना कहीं नियोजन के माध्यम से ही तो जो नियोजन बनाए जा रहे हैं, पूर्व में क्या गलतियां हुई थी, पास्ट के एक्सपीरियंसेस पर, यानी भूत के जो भी अनुभव हुए हैं, भूतकाल के उन अनुभवों के आधार पर ही आगे के लिए नियोजन किया जाता है। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस यानी पीछे की तरफ देखना में भी नियोजन में शामिल होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं नियंत्रण की, तो नियंत्रण पीछे की तरफ देखना कैसे है, हमने पहले भी बताया था कि नियंत्रण में प्रमापों से वास्तविक निष्पादन की तुलना की जाती है। जो वास्तविक कार्य पहले हो चुका है, जो भी किए जा चुके हैं, वो सही से किए गए कि नहीं किए गए, उनकी तुलना हम कर रहे हैं प्रमाप से, तो पीछे की तरफ देख रहे हैं। अब आगे की तरफ देखना कैसे है, नियंत्रण के माध्यम से ही तो सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है और वो सुधारात्मक कार्यवाही आगे के नियोजन कार्य में अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से नियोजन जो है वो आगे की तरफ, जो नियंत्रण जो है वो आगे की तरफ देखना भी है। तो हमने ये पाया कि दोनों ही कार्य आगे भी देख रहे हैं और पीछे भी देख रहे हैं। नियंत्रण पीछे की ओर देखना है क्योंकि पूर्व क्रियाकलापों की सत परीक्षा की तरह प्रबंधक मानकों से विचलनों का पता लगाने के लिए पिछले वर्ष की प्रतिपुष्टि प्रतिवेदन और भूतकालीन अनुभवों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नियोजन आगे की ओर देखना है क्योंकि योजनाएं भविष्य के लिए बनाई जाती हैं और इसमें आगे की ओर देखना और भविष्य में संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए नीतियां बनाना अंतर्निहित होता है। नियंत्रण भी आगे की ओर देखना है क्योंकि नियंत्रण केवल मानकों के साथ साथ भूतपूर्व प्रगति की तुलना द्वारा समाप्त नहीं होता है। इसमें विचलन के कारणों का पता लगाया जाता है और उन मापकों का सुझाव देना अंतर्निहित होता है ताकि भविष्य में विचलन फिर से घटित ना हो। तो कहीं ना कहीं नियंत्रण भी आगे की तरफ देख रहा है और पीछे की तरफ देख रहा है। नियोजन भी कहीं ना कहीं, नियोजन जब भी किया जाता है तो यस आगे के लिए किया जाता है, लेकिन नियोजन बनाते समय पूर्व घटनाओं पर भी विचार किया जाता है ताकि गलतियां ना हो। ठीक, लक्ष्य ऐसे हों जो प्राप्त किए जा सके। पूर्व में ऐसा हुआ था, भूतकाल में ऐसा हुआ था, तो उसको भी पता लगाना पड़ेगा कि क्या हुआ था। ठीक, इसलिए यह कथन कि नियोजन आगे की ओर देखना है और नियंत्रण पीछे की ओर देखना है आंशिक रूप से सही है, क्योंकि नियोजन और नियंत्रण दोनों आगे की ओर देखने के साथ साथ पीछे की ओर देखना भी है। ठीक है, अब देखो बेटा, एक और दोनों के बीच के संबंध को बताने के लिए, नियोजन पूर्व निर्धारित है जबकि नियंत्रण मूल्यांकनात्मक है। नियोजन जो है वो पूर्व निर्धारित है, पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है,
किस तरह से करना है। तो नियोजन में पहले से ही पूर्व निर्धारित सारी कार्यों की श्रृंखला होती है, ठीक है। जबकि नियंत्रण क्या है, नियंत्रण मूल्यांकनात्मक है, मतलब वो चेकिंग से रिलेटेड है। नियोजन मूल रूप से एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है, मेंटल एक्सरसाइज होती है, जिसमें उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही को एक विशेष क्रियाविधि निर्धारित करने के लिए बहुत अधिक विचार और तुलना शामिल होती है कि एक बौद्धिक क्रिया क्या करना है, कैसे करना है, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्रियाविधि अपनानी है, वो सब कुछ किसमें आता है, नियोजन में आता है। दूसरी ओर नियंत्रण कार्यविधि के वांछित कारण का पालन किया गया है या नहीं का मूल्यांकन या जांच करने का कार्य नियंत्रण है। तो नियंत्रण में क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं जांच की जाती है, ठीक है, मूल्यांकन किया जाता है कि जो योजनाओं के अनुसार कार्य हुआ या नहीं हुआ, जो योजनाएं बनाई गई थी, जो नियोजित की गई थी, जो पूर्व निर्धारित कार्य बनाए गए थे, जो क्रियाविधि बनाई गई थी, उसके अनुसार कार्य हुआ या नहीं हुआ, ये जांच करने का कार्य नियंत्रण का है। तो नियोजन पूर्व निर्धारित होता है, जबकि नियंत्रण जो होता है वो मूल्यांकन का कार्य करता है, जांच करने का कार्य करता है, ठीक है। अब जो हम लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये वाला टॉपिक पूछा जाता है कि नियंत्रण की प्रक्रिया बताइए, यानी नियंत्रण करते समय कौन कौन से चरणों का, कौन कौन से स्टेप्स का प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले नियंत्रण प्रक्रिया का जो पहला चरण या पहला जो स्टेप्स होता है वो है प्रमापों का निर्धारण करना, यानी सेटिंग ऑफ टारगेट्स, ठीक है। प्रमाप, लक्ष्य, टारगेट, बिंदु, उद्देश्य, कुछ भी बोलो इसको, कार्य, उनका निर्धारण करना, उनका पता लगाना कि क्या कार्य हमें करना है या क्या टारगेट लक्ष्य है। फिर निष्पादन का मापन करना, जो वास्तविक निष्पादन हुआ, जो वास्तविक कार्य हुए, उस वास्तविक निष्पादन का मापन यानी मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद करते क्या है, जैसे निष्पादन की प्रगति प्रमाप से तुलना करना। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेकर चलूंगी, 5% उत्पादन लक्ष्य है, ये एक मानक है, ठीक है, 1 ईयर में मान लीजिए। फिर वास्तविक निष्पादन क्या हुआ, 4% हुआ, ठीक है। निष्पादन की प्रगति प्रमाप से तुलना करना, करेंगे हम लोग, तो 5% माइनस 5% था क्या मानक, और वास्तविक निष्पादन कितना हुआ, 4% हुआ। तो हमने तुलना की, तुलना करने के बाद कितने प्रतिशत का विचलन हुआ, 1% का उत्पादन में, ठीक है। कारण का पता लगाएंगे, विचलन क्यों हुआ, मशीन की खराबी से, मशीन की खराबी से विचलन आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मशीन मेंटेन करें या नई मशीन को खरीदें, ठीक है, ये 2 तरह के सुझाव दिए गए। तो सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल होगा। इसके बाद ये कार्रवाई आगे फर्दर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दी जाएगी कि नई मशीन को खरीदा जाए, क्योंकि उत्पादन का जो तकनीक है अब वो भी परिवर्तित हो रहा है। इस प्रतिपुष्टि का ध्यान रख करके क्या किया जाएगा, आगे फिर से नियोजन करते समय ध्यान दिया जाएगा कि बजट में नई मशीन को खरीदना भी शामिल है उत्पादन के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या पाया, यहाँ पर नियंत्रण प्रक्रिया बताई गई है, जो कि नियंत्रण प्रक्रिया के 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पर 6 तरह से 6 फंक्शन बताए गए हैं कि 6 स्टेप्स होते हैं नियंत्रण प्रक्रिया में। तो अगर नियंत्रण को समझाना है पॉइंट्स में बेटा, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स में लिख रही हूं, उसको ध्यान देना। नियंत्रण क्या है या नियंत्रण में होता क्या है। तो सबसे पहले यहां पर देखो, नियंत्रण जो है वो कार्य है प्रबंधक का, ठीक। नियंत्रण अंतिम कार्य है किसी भी प्रबंधक का।
नियंत्रण में प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं, जो कि पूर्व निर्धारित होते हैं। ठीक, इसको निर्धारित वर्ण ना लेकर के हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि नियंत्रण में प्रमाप ज्ञात किए जाते हैं, जो कि पूर्व निर्धारित होते हैं। इसके बाद देखो, फिर नियंत्रण में वास्तविक निष्पादन को मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद नियंत्रण में मापक से, जो टारगेट है, मापक से वास्तविक निष्पादन की तुलना की जाती है, ठीक है। उसके बाद विचलन विश्लेषण किया जाता है, यदि कोई अंतर होता है तो उसका पता लगाया जाता है, ठीक है। फिर विचलन विश्लेषण करने के बाद सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है, ठीक है, और प्रतिपुष्टि दी जाती है आगे नियोजन के लिए, ठीक। यहां पे लिख दे रही हूं मैं, प्रतिपुष्टि दी जाती है आगे नियोजन के लिए। ये सारी चीजें आपका क्या है, नियंत्रण है, ठीक है। तो नियंत्रण को स्पष्ट करने के लिए आपको इन सारे पॉइंट्स को लिखना होगा। अगर आप नियंत्रण के बारे में अर्थ बताना चाहते हैं तो भी इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। नियंत्रण को अगर आप परिभाषित करना चाहते हैं अपने शब्दों में तो भी इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया के बारे में बताना चाहते हैं तो भी इन बिंदुओं को लिखा जा सकता है इसी क्रम में, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर आपका नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग, और ये चैप्टर आपका प्रबंध का आखिरी कार्य होता है नियंत्रण। इसमें हमने ये सारी चीजों को कवर किया। तो होप सो आप ये चीज समझ पाए होंगे कि नियंत्रण होता क्या है। नियंत्रण एक अंतिम कार्य है प्रबंध का, और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वास्तविक निष्पादन को एश्योर करने का कार्य ही नियंत्रण है।